हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है। आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन पर फोकस करिए। ये वीडियो, इसके पहले हमने थर्ड सेमेस्टर में एक और पार्ट देखा था जिसमें लघुगुणक तक के सभी चैप्टर्स के लघुत्तरीय प्रश्नों को कराया गया था। उसके आगे शेयर और लाभांश चैप्टर से लेकर के और बाकी का कोर्स जो बचा है उसके सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को कराने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से रहेगा, ताकि आपको मैक्सिमम सभी तरह की चीजें, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। और इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहां पर थर्ड सेमेस्टर का सारा स्टडी मटेरियल मैथमेटिक्स का कंप्लीट अवेलेबल है। बहुत सारे मॉडल पेपर्स हैं, बहुत सारे एग्जाम स्पेशल क्लासेस हैं और चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर डिटेल में पढ़ाया गया है। तो आप सब उसका लाभ उठाइए और अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर भी करते रहिए। तो चलिए इसी क्रम में इस वीडियो को आज देखते हैं और इस आगे के चैप्टर्स के लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि 100 रुपए अंकित मूल्य के 150 शेयर। देखिए, शेयरों की संख्या कितनी है? 150। जो शेयरों की संख्या है वो 150 है। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। शेयरों की संख्या तो 150 शेयर है, अंकित मूल्य उसका जो है वो 100 रुपए है, जबकि बाजार मूल्य 300 रुपए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो बाजार मूल्य होता है एक शेयर का, बाजार मूल्य प्रति शेयर यानी एक शेयर का, ये बात आप ध्यान रखें। एक शेयर का बाजार मूल्य इस स्थिति में 300 रुपए बताया गया है इस क्वेश्चन में। तो आप जब भी कोई शेयर खरीदेंगे तो बाजार मूल्य पर ही खरीदेंगे और बेचेंगे। यानी कोई भी शेयर जब खरीदा जाता है तो बाजार मूल्य पर ही खरीदते, जो उस समय उसका मार्केट वैल्यू चल रहा होता है, और उसी पर बेचा जाता है। तो इसका मतलब बाजार मूल्य से ही रेट खरीदा जाएगा और 300 शेयर खरीदे जाएंगे। तो शेयर खरीदने के लिए अब देखिए कितने धन की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ यहाँ एक बात और बताई गई कि इसमें जो दलाली है वो 3% की लगी है। दलाली भी लगी है। दलाली का मतलब ये, जब आप खरीदते हैं तो किसी उसमें 2% 3% की दलाली भी देना पड़ता है। तो इतना प्राइस तो देना ही पड़ेगा। जैसे आपको शेयर खरीदने के लिए कीमत कितनी चाहिए, तो शेयरों के लिए जो कीमत चाहिए यानी 150 शेयर, एक शेयर का मूल्य अगर 300 रुपए है तो 150 शेयर का मूल्य क्या होगा जिस पर आपको खरीदना पड़ेगा। तो 150 को 300 से हम गुणा कर देंगे, ये आपके 3 जीरो हो जाएंगे और 15 तिया 45। आप देखेंगे 45,000 रुपए। अगर दलाली ना लगती तो इसमें आंसर होता 45,000 रुपए। यानी 150 शेयर को खरीदने में एक शेयर की कीमत 300, गुणा कर देंगे इनको आपस में और आपको पता चल जाता कि हाँ 45,000 रुपए हो तो 150 शेयर खरीदे जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि दलाली का हिस्सा भी इसमें शामिल होगा, दलाली भी देनी पड़ेगी। दलाली है 3%, तो इसका 3% निकालिए। जो 45,000 है, 45,000 का 3% निकालना पड़ेगा। तो 45,000 का 3% निकालना आपको बहुत आराम से आता है। परसेंट के नीचे बटे 100 हो जाता है, जीरो से जीरो कट जाएगा। 450 गुणे 3 ये बचा, इसको आप गुणा कर लेंगे। 0 3 पची 15, 3 के 12 1 13, 1350 रुपए। 0 3 पची 15, 5 3 12 1 13, 1350 रुपए की दलाली। यानी कि अब जो शेयर खरीदने के लिए, कितने शेयर? 150 शेयर खरीदने के लिए, आप 150 शेयर खरीदने के लिए जो कीमत चाहिए, खरीदने के लिए आवश्यक धन जो चाहिए वो कितना होगा? वो होगा 45,000 रुपए। तो उसकी जो कीमत है प्लस 1350 और इसी को जोड़ दीजिए। 0 का ये 0 हो जाएगा, 5 और यहां से 5 ही हो जाएगा, 3 का यहां से 3 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा। 46,350 रुपए की जरूरत होगी। तो 300 रुपए के हिसाब से 150 शेयर खरीदे जा सकते हैं। यही इस प्रश्न की डिमांड थी। खरीदने के लिए कितना धन चाहिए? तो 46,350 रुपए चाहिए। तो इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और मैंने इनको चैप्टर वाइज में बहुत डिटेल में चीजों को समझाया है। आप लोग वहां से देख लीजिए। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग वीडियोस में, हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, जो मॉडल पेपर है या फिर अदर क्लासेस है। तो आप सारे वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस करिए अभी से, ताकि एग्जाम में बेहतर कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है एक समुच्चय दिए गए हैं और एक ए समुच्चय है जिसके बारे में सूचना है। इसको पढ़ते कैसे? x is such that, x is such that मतलब x ऐसा है कि x belongs to नेचुरल नंबर। देखिए ये जो लिखा है x और ऐसे साइन लिखा है उल्टा e, ये e जैसा बना हुआ, उल्टा नहीं e जैसा बना हुआ है। तो ये जो e जैसा बना हुआ है इसको बोलते हैं belongs to। मतलब x क्या हो? x होगा, इससे बिलोंग करेगा जो यहां लिखा है।
मतलब n का मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। कैपिटल N क्या होता है? प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है, ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब ये एक प्रश्न कहना चाहता है कि x प्राकृतिक संख्या है और यहां बता दिया गया है कि 3 से लेकर 6 तक। इस तरीके से जो लिखा है 3 और ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो 3 से बड़ा है और 3 के बराबर भी है। ये जो साइन होता है ये बड़ा का है और इसके नीचे एक लाइन खींचा गया तो मतलब बराबर भी है, मतलब 3 से के बराबर भी है x और 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है और 6 के बराबर। इससे ये अर्थ निकल रहा कि 3 से 6 के बीच में है। इसका मतलब 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। यही इन्हीं के बारे में वो कहना चाह रहा है। इसका अर्थ है x जो है 3 से, अगर इधर का साइन देखें तो 3 से बड़ा और 3 के बराबर, मतलब 3 ले लीजिए और 3 से बड़े नंबर ले लीजिए। और इस साइड से ये पता चल रहा है कि 6 से छोटा होना चाहिए या 6 के बराबर होना चाहिए, तो मतलब 3 से 6 तक। इसका सेंस निकल रहा 3 से 6 तक। ऐसे कभी लिखा हो 2 इस तरीके से लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? देखिए 2 से 8 तक, मतलब 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये बराबर वाले चिन्ह ना हो, ये नीचे ना हो, तो फिर ये 2 शामिल नहीं होगा और ये 8 शामिल नहीं होगा, बाकी सब होंगे 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका मीनिंग होता है। ये सब चीजें आपको बेसिक मालूम होनी चाहिए और कोशिश रखिए कि आप इन चीजों पर ध्यान से समझिए। ये तो थे इसके बेसिक्स। अब हम देखते हैं इसका मीनिंग ये है कि पहला जो ए सेट है वो 3 से 6 तक है, मतलब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, ये हो गया। और फिर जो बी सेट है उसके बारे में फिर देखिए कहा गया x ऐसा है कि x प्राकृतिक संख्या है, कैपिटल N से बिलोंग करता है और वो लेस देन 5 है। लेस देन 5 का मतलब 1 से लेकर के 5 तक, 5 से छोटा होना चाहिए। तो 1 2 3 और 4 यही तो आएंगे, 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग है x इज लेस देन 5, x 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा है तो 4 तक ही प्राकृतिक संख्या लेनी है आपको। अब आपको a इंटरसेक्शन b बताना, अब चाहे a इंटरसेक्शन b बताना हो चाहे a यूनियन b बताना हो, आप बता सकते हैं। इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ समुच्चय, यूनियन मतलब संघ समुच्चय। ध्यान रखिए ये वर्ड संघ समुच्चय कहेंगे और यहाँ पर सर्वनिष्ठ समुच्चय हिंदी में लिखा जाएगा। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय में क्या होता है? दोनों में जो कॉमन होता है केवल वही लिखा जाता है। तो देखिए कॉमन क्या है? 1 तो यहाँ है नहीं, 2 ऊपर है नहीं, 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, मतलब 3 और 4 दोनों में है, इसलिए इसका उत्तर यही हो गया 3 और 4। अब यूनियन बताना होता तो जो कॉमन है वो भी लिखते हैं दोनों में, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखते हैं। तो आप देखिए यूनियन अगर बताना होता संघ समुच्चय तो हम 1 को भी लिखते, 2 को भी लिखते, 3 4 5 सबको बस एक बार लिखते। एक कभी रिपीट करके 2 बार नहीं लिखा जाता, जो कॉमन है उसको एक बार, जो नहीं है वो भी लिखना होता है। संघ समुच्चय में, यूनियन में वो भी लिखना होता है जो कॉमन हो या ना हो। और सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी इंटरसेक्शन में केवल वही लिखी जाती है संख्या जो दोनों सेट में, दोनों समुच्चय में कॉमन हो। ठीक है, तो मुझे आशा है आप ये समझ गए होंगे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 7 11 13, 7 11 और 13 के सभी उप समुच्चय लिखने हैं। देखिए जब भी कभी उप समुच्चय लिखने होते हैं तो इसका तरीका ये होता है कि पहली बात तो अगर ये पूछा जाए कि इसमें कितने उप समुच्चय होंगे, तो देखिए 1 2 3 इसमें सदस्य हैं, 3 संख्याएं हैं, तो 2 पर घात लगा दीजिए जितनी इसमें संख्याएं हैं। 2 की घात n, अगर एक सूत्र आप ध्यान रखिए, इससे पता चलता है कि कितने उप समुच्चय बनेंगे। तो 2 की घात 3 करेंगे, क्योंकि इसमें 3 संख्याएं हैं इसलिए n वही होता है जितनी संख्याएं हो समुच्चय में। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 समुच्चय बनेंगे इसके। अगर ये पूछा गया होता कितने उप समुच्चय बनेंगे तो आप उत्तर लिख देते 8 उप समुच्चय। लेकिन इसने कहा सभी उप समुच्चय लिखिए, तो सभी उप समुच्चय लिखने का तरीका ये होता है, ध्यान दीजिए, अगर पूछा गया होता उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी तो आप 8 बता के उत्तर लिख देते। जैसे ऑब्जेक्टिव में ये चीजें बन सकती हैं, तो आप याद रखें 2 की घात n से बता देंगे। मान लीजिए किसी में एक ही है, एक ही संख्या लिखी है, कुछ भी लिखा है, सपोज यहाँ पर लिखा है 6, और आपसे कहा जाए इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो 2 पर घात 1 होगी क्योंकि इसमें एक ही है, तो 2 पर 1 का मतलब 2 1 कम 2, तो इसके 2 उप समुच्चय बनेंगे। इसमें होता ये किसी भी सेट या समुच्चय के उप समुच्चय लिखते समय एक तो फाई हो जाता है, इसको बोलते हैं फाई। ये प्रत्येक समुच्चय का एक भाग होता है। जैसे आपने ये पढ़ा कि 7 है तो 7 गुणे 1, सबके साथ 1 तो गुणे में चलता ही है,
कभी भी आप कोई भी संख्या में गुणे 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे हर एक समुच्चय के साथ एक रिक्त समुच्चय होता है जिसको फाई से लिखते हैं। ये जो साइन है जीरो बना के काटते हैं इसको बोलते हैं फाई। ये सभी समुच्चय का एक हिस्सा होता है, दिखता नहीं है बट होता है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये एक तो रिक्त समुच्चय और एक ये स्वयं 6, तो इस तरीके से ये 2 होंगे। हमेशा ये लिखने का तरीका होता है। तो आपने ये देखा कि कभी भी उप समुच्चयों की संख्या बतानी हो या उप समुच्चय लिखने हो तो कैसे ट्राई करते हैं। अब ये 8 लिखते हैं तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो फाई होगा, वो सबके साथ होता है। फिर अब क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं हम, जैसे 7 को लिख लें, 11 को लिख लिया, इसी तरीके से 13 को लिख लिया जाएगा। ये हो गया 4 देखिए बन गए, 8 बनाने। अब देखिए 2-2 के जोड़े, 7 के साथ हम 11 लिख सकते हैं, 11 के साथ हम 13 लिख सकते हैं, या 7 के साथ ही 13 लिख सकते हैं। 7 उठाया हमने, 11 और 13 का पेयर किया। अब हम 11 उठाएंगे, 11 के साथ 13 लिखा जा सकता है, 11 और 13। 11 के साथ 7 को लिखेंगे तो ये पहले से उपस्थित है यहाँ, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। 11 उठाए तो 11 के साथ केवल 13 लिखा जा सकता है जो अभी तक रिपीट नहीं हुआ था। एक और बचा, इन तीनों को इकट्ठे 7, 11 और 13। अब आप देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 उप समुच्चय इस दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय हैं, ठीक है। दिए गए समुच्चय के लिए ये 8 उप समुच्चय हैं जिनको आपको लिखना था। इस प्रकार से आप किसी भी चीज का उप समुच्चय लिख सकते हैं। चलिए एक और उप समुच्चय हम लोग ट्राई करते हैं, लिख करके देखते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि A, B, C इसका लिखे तो आप लिखेंगे फाई ए, तो आप लिखेंगे ही, अलग अलग सबको लिखेंगे ही, ये तो काम आपको आना ही चाहिए। फिर 2-2, ए के साथ बी, ए के साथ कॉमा बी, और ए के साथ ही सी कर दीजिए। ए के साथ बी हो गया, ए के साथ सी भी हो गया। अब बी के साथ सी, और फिर तीनों ए बी सी एक साथ। गिनिए 8 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये 8 उप समुच्चय। तो अगर बोला जाए कि इस चीज के लिए उप समुच्चय लिखिए, तो उप समुच्चय यानी सबसेट जिसको कहते हैं वो आप इस तरीके से लिख लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि उप समुच्चय कैसे लिखे जाते हैं। कभी भी ऐसे हो 2, 5 2 ही है, उप समुच्चय लिखना है तो एक तो फाई हो जाएगा, और दूसरा आपका 2 हो जाएगा, तीसरा आपका 5 हो जाएगा, और चौथा 2, 5 यही हो जाएगा। और कुछ पॉसिबल नहीं है। 4 होंगे, चारों उप समुच्चय आ चुके हैं। और 4 कैसे होंगे, 2 की घात n से आप बता सकते हैं। 2 तो होता ही बेस में, और कितने नंबर है 1 और 2, इसको घात में चढ़ा दीजिए, 2 दूनी 4। तो उप समुच्चय कैसे निकलते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और कैसे लिखे जाते हैं ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके पहले डिटेल में समुच्चय चैप्टर में सब कुछ पढ़ाया गया और अभी भी आपको समझा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुच्चय ए है जिसमें 2 3 5 ये 3 अंक है, और एक समुच्चय बी है जिसके 5 7 और 3 ये भाग है, और a माइनस बी ज्ञात करना। देखिए a माइनस बी का मतलब ये होता है जो चीज a में तो हो लेकिन b में ना हो, a में हो परंतु b में ना हो, तो a माइनस बी, ठीक है। दूसरे शब्दों में आप ये सोचिए कि a वाले से b वालों को हटा दीजिए जो a वाले में हो। तो जो चीज a में है लेकिन b में नहीं है, ऐसा क्या आपको दिख रहा है? a में 2 है लेकिन b में नहीं है, ठीक है। 3 यहां भी है, यहां भी है, दोनों में 3 5, तो सिर्फ 2 ऐसा है जो a में तो है परंतु b में नहीं है, तो ये a माइनस बी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से a में से बाकी चीजें जो b वाले हैं वो हटा देंगे, तो b में 3 और 5 यहां भी है, 3 5 यहां भी, ये हट जाएगा। अगर आपको b माइनस a करना होता तो आप कैसे करते, जो चीज b में है लेकिन a में नहीं, b से a वाला हटाएंगे तो b से a वाला क्या हट जाएगा, आपका b से a वाला हट जाएगा जो b में है लेकिन a में नहीं है। तो अब आप देखिए जो b में है लेकिन a में नहीं है, ऐसा क्या है, b में 7 है जो a में नहीं है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं और इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर था 2 3 5 5 7 3, ठीक है, 2 3, ठीक। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी और b माइनस ए कैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसमें गुणनखंड करने हैं। तो आपके पास 5-6 टाइप के क्वेश्चंस दिए गए जिनके गुणनखंड करने, जिसमें सबसे पहला गुणनखंड लिखा गया है 4/x² माइनस y² अपॉन 9। मतलब ये एक आपको दिया गया है प्रश्न और इसका गुणनखंड करना है। इसमें गुणनखंड करने के लिए आप देखिए ये यहाँ पर टोटल स्क्वायर बनना है। अगर आप इसको 2 का स्क्वायर कहें और ये तो x² है ही है, तो आप टोटल में ऐसे बोल सकते हैं 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर करेंगे तो 4/x² आ जाएगा।
इसी तरीके से इसका y/3 लिख के टोटल स्क्वायर कह सकते हैं। भाई आपको मालूम है y का स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा, 3 का होगा तो 9 आ जाएगा। मतलब ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है और ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है। अब ये एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जैसा दिख रहा है भाई, इसमें एक संख्या उस पर स्क्वायर माइनस यहाँ भी एक संख्या उस पर स्क्वायर, तो ये बिल्कुल इससे मैच करता है। तो इसका आंसर होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका इसका आंसर होता है। तो इस सूत्र से या सर्वसमीका से इसको करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ a स्क्वायर और यहाँ 2/x का स्क्वायर है, इसका मतलब ये a की जगह पर 2/x है, और यहाँ b स्क्वायर यहाँ y/3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये b की जगह y/3 है। तो जहां जहां a है वहां पर आप क्या करेंगे, 2/x रख देंगे, जहां जहां b है वहां y/3 रख देंगे। इसमें बस इतना ही आपको काम करना है। तो a की जगह आप 2/x करेंगे प्लस b की जगह y/3 करेंगे, यहां भी वही 2/x माइनस y/3। ये आपका आंसर हो गया इस प्रश्न के लिए। और ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इस तरीके से प्रश्न बहुत सारे आ सकते हैं और कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आप बस इसके लिए रेडी रहिए। चैप्टर वाइज में मैंने बहुत डिटेल में इन चीजों को पढ़ा दिया, वहां भी आप देख सकते हैं, बाकी इस जगह भी प्रयास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। इसका गुणनखंड करने के लिए जब भी कोई चीज इस रूप में लिखी हो, एक्स स्क्वायर x और 1 या y स्क्वायर y और इस तरीके से संख्या के रूप में, तो उसको करने का तरीका ये होता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले आप इसको देखिए समझिए, 12y स्क्वायर माइनस इस y के साथ कुछ नहीं तो आप 1y कह सकते हैं और माइनस 1, ये बात आप बोल सकते हैं। अब आपको मालूम है कि यहाँ क्या किया जाता है कि जो y स्क्वायर के साथ संख्या है उसका गुणा इस लास्ट वाली संख्या से कर लिया जाता है। ये रूल होते हैं, आपको पढ़ाए भी गए हैं। तो 12 और 1 का गुणा आप करेंगे तो 12 1 कम 12 ही होगा, इस वाले का और यहाँ वाले का गुणा कर लिया जाता है। ठीक है, जो y स्क्वायर के साथ लिखा है तो 12 है। अब इस बीच वाली संख्या को दो ऐसे भागों में तोड़ना होता है कि जिनको जोड़े या घटाए तो 1 आए और गुणा करें तो 12 आए। तो ऐसे में 4 और 3 होता है, 4 3 12। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे, 1 को ही हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 का मतलब ये 1 ही है, लेकिन 4 3 12 भी होता है और 4 से 3 घटाने पर 1 भी होता है। और ये बाहर y था तो y लिख दिया मैंने, सिर्फ 1 को तोड़ा है 4 माइनस 3 के रूप में। ये चीज आपको आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हो गया 12y स्क्वायर, माइनस से ये करेंगे तो माइनस का 4y, y भी गुणा हो रहा है, ये माइनस भी हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, 3 के साथ y 3y हो जाएगा, और ये माइनस का 1। अब देखिए कॉमन लेना है पहले 2 में और फिर बाद के 2 में। तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या क्या है, 4 के पहाड़े में 12 आता है तो 4 तो ले ही लेंगे, y स्क्वायर यहाँ y है तो y भी कॉमन हो जाएगा, 4 3 12 और 1 y बचेगा, क्योंकि आपने एक ही y कॉमन किया है। दोनों में 1 y ही कॉमन हो सकता है क्योंकि यहाँ 2 y है, यहाँ 1 y है। अब ये 4 3 12 3y माइनस 1 और प्लस यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, ना इसमें ना इसमें। देखिए 3 और 1 का पहाड़े से कोई संबंध नहीं, y यहाँ है y यहाँ नहीं है, तो यहाँ कोई कॉमन नहीं। जब किसी स्थिति में कोई कॉमन ना हो तो वहां 1 को कॉमन कर लिया जाता है। तो 1 को कॉमन करेंगे तो जो है वही ब्रैकेट में बच जाएगा जो यहाँ था, 3y माइनस 1 ही। आप देखिए दोनों ब्रैकेट में समान चीजें आई हैं, दोनों ब्रैकेट में समान चीजें आई, इनको बाहर कर लीजिए। तो 3y माइनस 1 को बाहर कर लेंगे तो बाकी दूसरे ब्रैकेट में बचेगा ये जो 4y है और ये प्लस का 1, 4y प्लस 1। बस ये चीज आपका हो गया। अब इस चीज को अगर जिन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हुई हो वो लोग चैप्टर गुणनखंड चैप्टर में जाएं, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट में इसको पढ़ाया है। वहां ज्यादा डिटेल में एक एक चीज को ये समझाया गया कि ऐसे गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो वहां आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जिनको पहले से नॉलेज है वो तो आराम से सीख जाएंगे और जिन्होंने ध्यान दिया होगा तो वो भी समझ जाएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा जिनको फिर भी प्रॉब्लम हो बच्चों को, वो चैप्टर वाइज क्रम में जाकर के ये चैप्टर में सीख ले, उनको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की घात 4 माइनस y की घात 4। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको आप ऐसा कह सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर, ये बिल्कुल ऐसा बोला जा सकता है। अब यहाँ कभी x की घात 4 y की घात 4 की जगह a की घात 4 b की घात 4 भी दे सकते हैं, तरीका यही रहेगा। अब आप फिर से वही सूत्र लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी वाला। भाई अभी आपने देखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसी का प्रयोग कर देंगे। इसी सर्वसमीका के प्रयोग से इसको सॉल्व करेंगे। तो जब ये सर्वसमीका लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर पर स्क्वायर है, इसका मतलब a की जगह ये x स्क्वायर लिया जाएगा। तो जहां जहां a है वहां वहां x स्क्वायर कर दीजिए और b स्क्वायर की जगह b की जगह y स्क्वायर लिया जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
यानी जहां a है वहां एक्स स्क्वायर, जहां b है वहां वाई स्क्वायर लिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर रख दीजिए, जहां जहां a है वहां एक्स स्क्वायर, जहां जहां b है वहां वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो कोई सूत्र होता नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। लेकिन ये जो पार्ट है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर इसके जैसा ही बन रहा, देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फिर से एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिखा जा सकता है। इसको आप एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि इसी के जैसा देखिए फिर से दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये चीज अब गुणनखंड हो गया। अब इसको आप यहाँ पर छोड़ देंगे, यही आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को आप इसी तरीके से करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 गुणनखंड का। ए स्क्वायर प्लस 8/3a प्लस 16/9। इसको समझने और पहचानने की बहुत जरूरत है कि यहाँ पर अगर दो हिस्से वर्ग बन जाए, जैसे यहाँ a का स्क्वायर है और ये 8/3a है, प्लस यहाँ देखिए 4, आप इसको लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर। भाई 4 का 4 चौके 16, 3 का 3 तिया 9। अगर यहाँ भी वर्ग और ये भी वर्ग, तीन संख्याओं के गुणनखंड में दो संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में हो, तो संभावना है कि इन दो सूत्रों में से एक बन जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप चाहे 2ab को बीच में लिखिए, इसको किनारे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन्हीं दोनों सूत्रों के प्रयोग से इसको सॉल्व करेंगे आप। तो अब इसमें आप देखिए दोनों में प्लस है तो प्लस वाला आएगा, क्योंकि इसमें ही टोटल प्लस में होता है सब कुछ। माइनस होता है तो यहाँ 2ab माइनस का होता है, नहीं ये हिस्सा माइनस में दिखता। तो अब आपको पता है, बस ये देखना है क्या ये तीन चीजें a प्लस बी का होल स्क्वायर करने के लिए ये तीन चीजें होना जरूरी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चेक करिए, a स्क्वायर तो है ही, ठीक है। b स्क्वायर की जगह हम 4/3 का स्क्वायर ले लेंगे, तो यानी a की जगह तो आप ये समझेंगे a ही है यहाँ, और b की जगह 4/3 कह सकते हैं। ये वाला स्क्वायर का हिस्सा, ये वाला स्क्वायर का, भाई इसका स्क्वायर लगा हुआ है और इस पर, तो a और b तो डिसाइड हो गया। अब ये देखना कि क्या ये जो बीच में हिस्सा है वो 2ab बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चेक कर लीजिए, 2ab का मतलब 2 गुणे a गुणे b होता है। 2 गुणे a की जगह तो a ही है और b की जगह 4/3 है, बस चेक करना है। तो ये 4 दूनी 8 a/3, ये बिल्कुल 2ab बन रहा है, देखिए बीच में। इसका मतलब आपने चेक कर लिया कि ये ठीक है, ये रफ में चेक करना है कहीं। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये बिल्कुल इसी का रूप है, बस जहां a है वहां a ही रखना है और b की जगह 4/3। तो इसका उत्तर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस 4/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस चीज को ये लिखा जा सकता है, ठीक, इस सूत्र के अनुसार। तो अब आप चाहे ये बोलिए या फिर कहिए a प्लस 4/3 एक ब्रैकेट में स्क्वायर है, तो इसको दो बार भी ऐसे लिख सकते हैं। भाई किसी पर वर्ग होता है, जैसे x पर वर्ग होता है तो आप उसको x गुणे x लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस पर वर्ग है a प्लस 4/3 पर, तो a प्लस 4/3 गुणे a प्लस 4/3 दो बार लिख सकते हैं। ये आपका गुणनखंड हो गया और ये आपका उत्तर हो गया, ये गुणनखंड हो गया। इस तरीके के प्रश्नों को अभ्यास करिए, समझिए, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये सब सीखा हुआ है पहले से भी, और अभी भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक प्रश्न नीचे भी, पहले मैं ये करा देता हूँ फिर लास्ट में वो करवाता हूँ। यहाँ देखिए एक है क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, बिल्कुल वैसा ही देखिए यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट बनना है। ये x पर तो स्क्वायर है ही, ये 3x है, इसको हम 3/2 पर स्क्वायर ऐसे कह सकते हैं। जब ये बन गया तो अब ये पूर्ण संभावना है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तीन चीजें होती हैं। आगे पीछे आप कई लोग a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलते हैं, कई लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे बोल सकते हैं। तो अब आप देखिए, अगर इस तरीके से लिखा है तो ये चीजें ऐसी ही रूप की हैं, बस ये चेक करना कि जो बीच में लिखा है क्या ये 2ab के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर हम a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, तो a की जगह तो x हो जाएगा, और b स्क्वायर मतलब यहाँ 3/2 का स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, तो इसका मतलब b की जगह हम 3/2 रख सकते हैं। तो अगर a और b ये है तो 2ab चेक करिए, 2 गुणे a गुणे b को चेक करिए, 2 गुणे a की जगह x रख दीजिए और b की जगह 3/2 रख दीजिए, 2 से 2 कट गया तो 3x आ गया, बिल्कुल ये बीच वाला ही आ गया। चेक हो गया कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि ये 2ab है। तो बस अब इसी समीकरण के सहारे आप इसको a की जगह x और b की जगह 3/2
का होल स्क्वायर कह सकते हैं। भाई ये इसी स्क्वायर के बराबर ये चीज दी गई है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, है ना। इधर वाला भाग 3 भाग दिए गए तीनों, इसका आंसर ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a की जगह x डाल दीजिए और b की जगह 3/2 कर दीजिए, बस। तो इस तरीके से अब आप इसी को चाहें तो फर्दर आप इसको 2 बार लिख सकते हैं कि x प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में, क्योंकि ये वर्ग लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से आप आराम से डील कर पाएंगे और इनको ध्यान से सीखे, समझिए और आगे सॉल्व करते जाइए। इस तरीके से ये भी हो गया। ये बीच में 5 नंबर क्वेश्चन बचा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर आपके पास है क्वेश्चन 3x² + 7x - 6। इसमें मैंने क्या बताया, सबसे पहले इस कॉर्नर वाली संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। जो x² के साथ है उसका मतलब 3 का, और जो बाद में संख्या लिखी इसका गुणा कर लिया जाता है माइंड में या फिर रफ में कहीं। तो 3 6 18 आया, कहीं रफ में करिएगा या मन में ही कर लीजिए। अब बीच वाली संख्या को 2 हिस्सों में तोड़ना है, यानी 7 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है कि उसको गुणा करें तो 18 आए और जोड़े और घटाए तो 7 आए। तो आपको मालूम है 9 और 2, 9 - 2 कर देंगे तो 9 दूनी 18 भी होता है और 9 - 2 7 भी होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 7 की जगह 9 - 2, बाहर x था 7 के साथ वो लिख दीजिए। बाकी सब केवल हमने 7 के स्थान पर ये चीज कर दिया, 9 - 2। और ये किस हिसाब से होता है, पहले आप इन 3 को और 6 को गुणा करेंगे, मन में ही 18 या फिर रफ में कहीं लिख लेंगे, और फिर उस हिसाब से बीच की संख्या को तोड़ेंगे कि ऐसी 2 संख्याओं का योगफल या अंतर यहाँ लिखा जाता है, यानी कि जोड़ने पर या घटाने पर 7 ही आए और उन्हीं को गुणा करें तो 18 आए। तो देखिए 9 और 2 का गुणा भी 18 होता है, 9 में 2 घटाने पर 7 भी होता है। बस यही बात ध्यान रखी जाती है। अब आगे देखिए इसका गुणा करा दीजिए, प्लस 9x, 9 का x से भी होगा, 2 का भी x से होगा गुणा, तो 9x - 2x और माइनस का 6। ठीक है, अब हम इन दोनों में और फिर बाद वाले दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ कॉमन क्या है, 3 के पहाड़े में 9 आता है तो 3 को कॉमन करेंगे और एक x यहाँ, 2 बार x यहाँ, तो एक x भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ से केवल x बचेगा और यहाँ से प्लस 3 3 9 होता है तो 3 बचेगा। यहाँ देखिए 2 3 6 होता है तो 2 कॉमन हो जाएगा, x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं तो x कॉमन नहीं होगा। माइनस बाहर है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, 2 कॉमन लिया तो यहाँ से x बचा, ये माइनस था ये प्लस हो गया, 2 3 6 प्लस इसलिए हो गया क्योंकि बाहर माइनस जब आएगा तब ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब x + 3 यहाँ भी, x + 3 यहाँ भी, x + 3 ये हो गया और बाहर ये है 3x - 2। इस प्रकार से ये आपका गुणनखंड हो गया इस प्रश्न के लिए। तो गुणनखंड तक का अभ्यास आपका अभी हो चुका है, गुणनखंड मैंने यहां तक करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर जो आपके बचे हैं उनके प्रश्नों को लेते हैं और उनको सॉल्व करके कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज पढ़िए। और दूसरी प्लेलिस्ट आपकी बनी है एग्जाम स्पेशल क्लासेस। एक प्लेलिस्ट तो चैप्टर वाइज लिखा होगा, एक और प्लेलिस्ट मिलेगी एग्जाम स्पेशल क्लासेस, उसमें मॉडल पेपर और इस तरीके के जो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए गए ये सब उसमें मिलेगा, जिसमें प्लेलिस्ट में लिखा होगा एग्जाम स्पेशल क्लासेस। और एक प्लेलिस्ट में आपको लिखा मिलेगा चैप्टर वाइज, वहां चैप्टर से पढ़ाया गया है। तो आप दोनों को देखिए, ढंग से तैयारी करिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए, खूब नंबर मिलेंगे, आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, आगे के चैप्टर्स को कवर करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि 15x⁴ - 16x3 + 9x² - 10/3x + 6 में 3x - 2 से भाग देकर शेषफल लिखें। तो आपको भाग करना है और भाग करना बहुत ही ढंग से सिखाया गया है। इसको जिन बच्चों को भाग नहीं आता वो पहले चैप्टर वाइज देखेंगे तभी समझ पाएंगे। यहाँ कोशिश किया जाएगा आपको समझाने का, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा जो लोग ध्यान से देखेंगे। लेकिन ज्यादा डिटेल में और प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज में देखना होगा। देखिए ये आपको भाग करना होता है तो इस तरीके से कैसे किया जाता है, इसका रूल ये होता है, मेथड ये होता है कि सबसे पहले वाले इस एलिमेंट को हमें गायब करना होता है, हटाना होता है। तो ऐसा करेंगे कि इतने बार ले जाएंगे कि ये खत्म हो जाए। तो कैसे होगा, 3x है और यहाँ 15x⁴ है। देखिए 3 से 15 लाने के लिए तीनों पची 15, 5 बार ले जाना पड़ेगा, 15 तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन x यहाँ 1 बार है और यहाँ 4 है, x⁴ है, इसका मतलब 3 बार x यानी x⁴ और लेना पड़ेगा। अब आप देखिए 3x को आप ऐसे ही देख लीजिए अलग से, 3x से भाग ले जा रहे थे और 15x⁴ लाना था तो हम कितनी बार ले गए, 5x⁴। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 15 और x यहाँ 3 बार है और यहाँ 1 बार है तो x⁴ ही हो जाएगा।
तो ये आप समझ पा रहे हैं कि ये बिल्कुल जो हमें चाहिए वो चीज आ गई है। और कैसे करना है ये बात ध्यान रखिए। देखिए रूल ये है कि हमें x की बड़ी घातों से छोटी घातों के घटते क्रम में देखिए लिखा है यहाँ x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2, ये एक सही ऑर्डर है। इसको अगर करना है तो हमें ये करना है कि सबसे पहले इसको हमें गायब करना है 15x की घात 4 को। तो इधर कैसे ले जाए, तीनों पची 15, 5 बार x यहाँ 1 बार है, यहाँ 4 बार है, तो 3 बार और x चाहिए, तो इसलिए x की घात 3 कर दिया। अब ये x की घात 4 आ गया। फिर अब क्या करना होता है, हमने तो सिर्फ इस एक नंबर से डिसाइड किया है कि ये गायब हो, लेकिन अभी -2 यहाँ पर और है, क्योंकि आप जब भाग ले जाते हैं तो यहाँ जो लिखा होता है उसको पूरा इससे गुणा करके किया जाता है। जैसे आपको कभी भी भाग ऐसे करना होता है तो आप क्या करते हैं, तीनों पची 15 इस तरीके से करते हैं, तो आपको इस 3 को इस 5 से गुणा करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इस 3x को आपने ये डिसाइड तो कर लिया कि ये कैसे गायब होगा, लेकिन यहाँ साथ में -2 भी है, तो इस -2 से भी इसको गुणा करना पड़ेगा। ये रूल होता है, ठीक है। जब आप एक बार पहले आगे वाली संख्या से यानी 3x या यहाँ जो कुछ भी दिया हो उससे आप ये पहली संख्या ले आइए कि कैसे हटेगा, फिर उसके बाद इसके साथ जो -2 + 4 या कुछ भी लिखा होता है उससे भी उसको गुणा करते हैं। तो आप देखिए माइनस और ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 5 और 2 का गुणा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और x की घात 3 है, x की घात 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब ये आपका एक स्टेप पूरी हुई। अभी एक स्टेप में थोड़ा सा ये काम बचा है कि अब इसको घटाना भी होता है, जो यहाँ लिख दिया गया है। घटाने के लिए नियम ये होता है कि ये जो नीचे आया है, जो यहाँ ब्लू कलर में लिखा मैंने, नीचे जो कुछ आया है इसके चिन्ह आप बदल देंगे। अगली स्टेप ये होती है कि इसके चिन्ह बदल दे, तो 15x की घात 4 प्लस में माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। इतना काम आपको हर स्टेप में करना होगा। तो चिन्ह बदलने के बाद अब इसका चिन्ह पहले -10 था, अब ये +10 माना जाएगा। ध्यान रखें इस बात को। तो यहां से 15x की घात 4 प्लस का और ये 15x की घात 4 माइनस का हो गया है, तो ये कट जाएगा। अब हमारा ये बचेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो माइनस का 16 ऊपर है और नीचे ये हो गया प्लस में। अब तो प्लस माइनस माइनस 16 में 10 जाएगा, 6 बचेगा, x की घात 3 यानी 16x की घात 3 में 10x की घात 3 जाएंगे तो 6x की घात 3 बचेंगे। लेकिन बड़ी संख्या 16 है, इसके आगे माइनस है, इसलिए हम यहाँ माइनस का 6x की घात 3 लिखेंगे, ठीक है। अब ये एक स्टेप कंप्लीट हो गई डिवाइड की। हर बार यही प्रक्रिया दोहरानी है। लेकिन अब क्या होगा, जो बचे हुए पद हैं उनको नीचे उतारते चल, जैसे ये वाला बचा था, ये बचा था, ये बचा था, इसको उतार लीजिए इनके चिन्हों के साथ। तो प्लस 9x की घात 2 माइनस 10/3x प्लस 6, ठीक है, हमने उतार लिया। फिर से अब दोबारा वही काम होगा जो कर रहे थे। अब हमारा इंटेंशन होगा कि हम इस 6x की घात 3 को हटाएं। हटाने के लिए ध्यान रखें, अगर ये माइनस है तो माइनस बार में ही ले जाएंगे ऊपर, पहली बात। फिर ये 3 से 6 कब आएगा, जब 2 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, देखिए। और x यहाँ 1 बार है, यहाँ हमें 3 बार चाहिए, तो हमें 2 बार x ऊपर लेना पड़ेगा। अब ये हट जाएगा, तो 3 दूनी 6 x की घात 3 हो गया। अब आपको मैंने जैसा बताया कि साथ ही साथ इस -2 से भी इसको गुणा करेंगे, तो -2 से इसको करेंगे तो माइनस का ये भी, माइनस का ये भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो प्लस हो जाएगा और ये 4 होगा। और यहाँ x की घात 2 है, इसलिए x की घात 2 आ जाएगा। भाई इसको आप देखिए अलग, -2 से गुणा करेंगे इस वाले को, -2x की घात 2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4x स्क्वायर ही तो आएगा ये, ठीक है। तो ये चीज लिख दिया, जो आना है वो चीज यहाँ पर लिख दी गई। अब आप देखिए फिर से वही रूल, अगला प्रोसेस क्या होता है, नीचे वाले जो संख्याएं आई इनके चिन्ह बदलिए। पहले तो ये देखिए ये माइनस आया था, इसको गलती हो गई, यहाँ ध्यान दीजिए भाई, हमने माइनस में था तो माइनस ही लाना था, इसलिए हमने पहले माइनस ही बार कर दिया था, तो जो आएगा वो माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखें, जो कुछ भी बचेगा अगर वो माइनस में बचा है तो हमें माइनस ही नीचे लाना है, प्लस बचा है तो प्लस ही में ले जाना है। माइनस बचा था इसलिए हमने यहाँ माइनस बार में ले गए, -2x की घात 2 ले गए, ठीक है। अगर ये प्लस का बचा होता तो हम प्लस से करते, ये बात याद रहे। तो यहाँ बचा था -6x की घात 3, इसलिए हम माइनस बार ही ले गए। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए चिन्हों को बदल दीजिए, ये माइनस नीचे वाले का चिन्ह बदलना है, केवल इस 6x की घात 3 और इस 4x की घात 2 का चिन्ह बदलना है। तो इसका चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इतना काम हर बार करना है। अब आप देखेंगे ये कट जाएगा, भाई ये माइनस का ये प्लस हो गया, कट गया। ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि अब ये माइनस हो चुका है ना, पहले तो प्लस 4x स्क्वायर था लेकिन अब माइनस हो चुका है, तो 9x में से 4x जाएगा तो 5x की घात 2 बचेगा। बाकी चीजें अब ये उतार लीजिए वैसे ही जैसे आप हर बार कर रहे हैं, उतार दिया। अब हमारा इस बार 5x स्क्वायर बचा है और यहाँ 3 से 5 कभी आप पहाड़े में आता नहीं है, ठीक है।
3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, लेकिन एक तरीका है कितनी बार जाए, तो ये चीज आपको सोचना है। 3 से क्या लाना है, 5। तो अगर हम इसको गुणा कर दे, 5 लाना है तो 5 कैसे आएगा, अगर हम 5/3 से गुणा करें तो 3 कट जाएगा भाई। इस 3x को अगर हम 5/3 से गुणा करें तो 5 आ जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा। हमेशा याद रखिए, जैसे आपको 7 से 6 लाना है तो 7 के पहाड़े में 6 तो होता नहीं, तो आप 6/7 से गुणा कर दें तो ये 7 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको 11 से 8 लाना है तो 8/11 से गुणा कर दीजिए, देखिए 11 कट जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये चीजें बेसिक है, जिससे आपको जो लाना है तो इसमें इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें 3x से 5x² लाना है, तो हम किससे गुणा करेंगे, पहले तो 5 ही ले लेंगे और नीचे 3 ही ले लिया जाएगा। ठीक है, नीचे 3 ले लिया जाएगा और हमें लाना है 5x², तो कैसे आएगा, ये 5x ले लिया जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 5x और x मिलके x² हो जाएगा। इसका मतलब हमें अगर ये 5x² लाना है तो हमें 5/3x बार ले जाना पड़ेगा, 5/3x बार ले जाना पड़ेगा। अब देखिए क्या आएगा, 5x² ही आ जाएगा और इसी को इससे भी गुणा करेंगे, मतलब -2 से भी इसको गुणा करेंगे, जो हमने डिसाइड किया 5/3x को। तो ये क्या आएगा, -10 भाई, 5 दूनी 10, -10/3x आ जाएगा। तो यहां -10/3x कर देंगे, ये आपका आ गया। अब फिर से वही काम, प्रोसेस वही है, नीचे वाले का चिन्ह बदलना है। ये जो आया ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब ये प्लस का 10/3 ऊपर माइनस का 10/3x, ये कट जाएगा, सिर्फ बचा प्लस का 6। अब ये भाग होगा नहीं क्योंकि यहाँ x में है और यहाँ पर संख्या में है, आगे भाग हो ही नहीं सकता। यही आंसर हो गया और यही आपका शेष बच गया, जो आपसे पूछा गया था कि शेषफल क्या होगा। भाग तो कंप्लीट हो ही गया, शेषफल ये है। अगर इसमें पूछा जाता भागफल बताइए, तो भागफल किसको कहते हैं, भागफल ये है जो यहाँ ऊपर आया है। तो आप उत्तर लिखते 5x³ - 2x² प्लस 5/3x। अगर आपसे पूछा गया शेषफल क्या है, तो जो बचा है प्लस का 6 बचा है, ये शेष है। और ये आपका भाजक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ भाजक बताइए, भाजक भाज्य ये सब आप जानते हैं, तो भाजक है 3x - 2। भाज्य अगर पूछा जाता तो भाज्य ये है जो जिसको आपने भाग किया है, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखें। आप समझ गए होंगे एक एक चीज किसको क्या कहते हैं और प्रश्न कैसे करना है, ये भी आप समझ गए होंगे। मैंने थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन और अजीब सा क्वेश्चन लिया था ताकि प्रॉब्लम ना हो, और इन सब चीजों को आप लोग बाकी के जो प्लेलिस्ट है वहां से भी प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न सारणी में 50 बालकों का भार किलोग्राम में दिया गया है। ये 50 बालकों का भार है। जब भी ये सारणी दी जाए और समांतर माध्य बताना हो तो आपको एक सारणी अपनी तरफ से बनानी है। ठीक है, जिसमें आपको 2 कॉलम की जगह 3 कॉलम करने हैं। यहाँ पर एक कॉलम में तो भार था जो केजी में है, किलोग्राम में, दूसरे में बारंबारता है। देखिए जो भार वाला भाग है उसको हम x मानते हैं, बारंबारता को f से लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखिए। अब भार लिख लीजिए जितने गिवन है, 52, 42, 45, 40 और 46। ये केजी में भार है। और जो बारंबारता है वो 4 है, 12 है, 18 है, 10 है और 6 है। इसका मतलब 52 केजी भार वाले 4 बच्चे हैं, 42 केजी वाले 12 बच्चे हैं, 45 किलो भार वाले 18 बच्चे हैं। ये सब इसका मतलब हुआ। अब अगली स्टेप जो हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया, इसमें f गुणे x, यानी ये जो कुछ भी लिखा है इनका गुणा कर करके लिखते जाना है। तो 52 गुणे 4 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 208 हो जाएगा। 42 गुणे 12 आपको करना है, 42 गुणे 12 आप कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 और 42 42, 4 10, 504 हो गया। 45 गुणे 18 करना है, 45 गुणे 18, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36, भाई 8 पंचे 40, 0 4, 8 चौक 32, 4 36, 45 कम 45, ये 810 हो जाएगा। इसी तरीके से 40 को 10 से करेंगे 400 हो जाएगा। 6 से 6 36, 6 चौक 24, 3 27। ठीक, ये सभी गुणा हो गए। तो ये गुणा आपके हो चुके हैं। अगर ये गुणा हो गए तो अब आपका रूल क्या होता है, ये देखिए। आपको बताना है समांतर माध्य
और समांतर माध्य ऐसी स्थिति में सूत्र होता है सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब आप सभी को समझाया गया है कि आप इनको जोड़ लीजिए तो ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। भाई ये सब एफ गुणे एक्स है ही, इनको जोड़ते चले जाइए तो ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो जोड़ करके लिख देंगे अभी हम यहाँ पर, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स के लिए यानी एफ गुणे एक्स के लिए, और एफ को जोड़ लेंगे तो मतलब सिग्मा एफ मिल जाएगा। सिग्मा चिन्ह इस चिन्ह को कहते हैं जिसका मतलब होता है समेशन यानी जोड़ना। तो अब इसको देखिए जोड़िए, 8 4 12 6 18 के 8 हासिल लगा 1 और 2, एक पे हासिल जोड़ेंगे 2 7 9 2 5 7 5 2 7 8 7 15 15 और 15 4 19 2 21। फिर से एक बार देख लीजिए ताकि गलती ना हो। 6 4 10 8 18 के 8 हासिल लगा, 18 के 8 हासिल लगा 1 और 1 1 2 हो जाएगा, 2 7 9 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 7 8 15 4 19 2 21, ठीक है, ये जुड़ गया। अब इधर तो 50 बताया था उसने पहले ही कि 50 विद्यार्थी हैं, जोड़ने पर आएगा भी 50। आप चेक कर लीजिए, 12 4 16 12 4 16 16 10 26 26 और 26 6 32 और 18 50। तो आप देख रहे ये तो 50 ही आएगा, ठीक। तो इसमें कुछ सोचना नहीं। अब केवल यहाँ मान रखिए, सिग्मा एफ गुणे एक्स की जगह ये रखना है जो आपने जोड़ लिया 2198 और बटे में ये 50, ठीक है। आप चाहें तो आप बड़े आराम से इसको यहां से काटिए और लिख सकते हैं, भाग करके भी लिख सकते हैं, और या इसको 50 को आप चाहे आसान, देखिए इससे तो भाग करना आपको आसान ही है, 5 से हम भाग कर देंगे और आराम से लिख देंगे, या 100 बटे 2 ले लीजिए और आसान हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं डायरेक्टली इसको करवा देता हूं, आप इसको कर सकते हैं। 9158 बटे 5 करिए, 5 से काटिए, 5 चौके 20, 1 बचा 19, 5 थे 15, 4 बचा, 5 9 45, 3 बचा, 5 छक्का 30 और 10 यहाँ जो बचेगा, यहाँ दशमलव लग चुका है, 10 से यहाँ दशमलव आ जाएगा तो 43.96 kg ये हो गया। इस तरीके से आप इसको भाग करके लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका बाकी तरीका ये था, मैं टेबल हटा देता हूं। टेबल एक बार फिर से सारा रूल समझ लीजिए। भार दिया गया था, बारंबारता दिया गया था, इनका गुणा करके इधर लिख लेंगे एफ गुणे एक्स, फिर इसको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ गुणे एक्स मिल जाएगा, इसको जोड़ के सिग्मा एफ मिल जाएगा। समांतर माध्य का सूत्र होता है ये जो आया है सिग्मा एफ गुणे एक्स, इसको इससे भाग कर दीजिए, बस समांतर माध्य हो जाता है। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए, टेबल तो आप समझ ही गए हैं, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये भी था, 9158 बटे 50 था। 50 को अगर हम 100 बटे 2 कहें तो कोई दिक्कत नहीं, 9158 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। अब आप इसको बस गुणा कर लीजिए, 2 8 16, 2 9 18, 1 19 और 2 1 कम, 2 1 3, 2 दूनी 4 और 2 बटे में 100 है तो आप जानते हैं ये 43.96 हो जाएगा इस तरीके से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप 50 से भाग भी कर लीजिए, जैसा आपका मन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई। देखिए ईंट को क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, घनाभ के आकार का होता है। ईंट का मतलब हुआ घनाभ और घनाभ के सूत्र इसमें लगेंगे, क्यूबॉइड जिसको कहते हैं। तो इसमें लंबाई दिया है, लंबाई को एल से लिखते हैं, लंबाई चौड़ाई व मोटाई। लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है ईंट के लिए। देखिए ये ईंट के लिए है, ध्यान रखिए, ईंट के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, हाइट से लिख लेते हैं, ये ईंट के लिए है। और ऐसे ही आपको दीवार के लिए भी दिया है, दीवार भी घनाभ होती है, दीवार के लिए डेटा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया, वो भी आप नोट कर लीजिए। तो आप इसको भी LBH से लिख लेते, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब यहां पर जो दिया गया है वो ध्यान से देखिए, दीवार के बारे में बोला गया 5 मीटर, ये 5 मीटर है, चौड़ाई इसकी 3.5 मीटर है और ऊंचाई इसकी 25 सेंटीमीटर है, ये चीज दी गई। तो अब आपको ये बताना है कि कितने ईंटें लगेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको ईंटों की संख्या बतानी है तो आपको ईंटों की संख्या बताने के लिए क्या करना, दीवार का आयतन ले लेना है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और बटे एक ईंट का आयतन, बस इतना करना होता है ऐसे प्रश्नों में। अब देखिए
यहां से दीवार ईंट का मिल जाएगा, यहां से दीवार का मिल जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देते हैं तो हो जाता है आयतन। अब बस प्रश्न ये है कि ध्यान रहे कि जो चीज यहाँ मीटर में तो सब मीटर में हो, यहाँ मीटर में हो तो सब मीटर में, या यहाँ सेंटीमीटर में हो तो यहाँ भी सब सेंटीमीटर में हो, कोई अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सब तो सेंटीमीटर में, इनको ऐसे ही रहने दीजिए, इनको भी सेंटीमीटर बना दीजिए आप। जैसे 5 मीटर को आप कहेंगे 5 मीटर गुणे 100 तो 500 सेंटीमीटर, इसको आप कहेंगे तो 350 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई, गुणे 100 करेंगे सबके साथ, और ये तो 25 सेंटीमीटर है ही। अब देखिए ये तीनों भी सेंटीमीटर में बदल चुके हैं। अब आप केवल क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो ईंटों की संख्या का सूत्र क्या है, दीवार का आयतन। दीवार के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब 500 गुणे 350 गुणे 25, और बटे ईंट का आयतन क्या होगा, ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब 25 गुणे 10 और गुणे 7। अब बस इसको ही सरल कर लीजिए, यही आपका उत्तर होगा। इससे पहले एक एक जीरो आप काट लीजिए, 7 एकम 7 7 25 35 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से 25 से पूरा 25 कट जाएगा। अब आप देखिए आपके पास बचा 500 गुणे 5 मतलब 25 2500 ईंटें लगेंगी उस दीवार को बनाने में, ठीक। ये उत्तर हो गया। और कोई तो कुछ बचा नहीं, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न के लिए उत्तर है कि 2500 ईंटें यानी 2500 ईंटें लगेंगी और वो दीवार बन जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या बातें ध्यान रखनी थी, किन बारीकियों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर्स के लिए प्रश्नों को आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 336 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा तो उसकी मोटाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा घनाभ के आकार का है और इसके लिए लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है। लंबाई को एल से लिख सकते हैं हम, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 चीजें आपको दे रखी है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में ये तीनों बातें नहीं दी गई, बल्कि आपको इसमें दिया गया कि यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा है, लंबाई तो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी 6 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई आपको बतानी। ऊंचाई या मोटाई एक ही बात है, मोटाई कहे या ऊंचाई कहे ये आपको बताना है, तो क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। लेकिन एक चीज और दिया है, आयतन। उस घन के टुकड़े का आयतन, आयतन को भी से लिखते हैं 336 घन सेंटीमीटर। चाहे आप घन सेंटीमीटर लिखिए या फिर सेंटीमीटर पर घात 3 लिखिए, ये आयतन का मात्रक होता है, ठीक है। तो अब आपको मालूम है, और इसमें आयतन का, घनाभ के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बस इसी में मान रख दीजिए। आयतन दिया हुआ 336, तो आयतन की जगह इधर 336 रख दीजिए, फिर सूत्र में बराबर है, बराबर लिखिए। लंबाई की जगह लंबाई ले लीजिए 8, चौड़ाई की जगह 6 ले लीजिए, और ऊंचाई आपको बताना है, एच को एच ही रहने दीजिए। अब ये 8 और 6 इधर आएगा, इधर गुणे में है तो इस तरफ बटे में आ जाएगा। 336 के नीचे 8 और 6 दोनों बटे में आ जाएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस तो आप इसको काट के देख सकते हैं, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30 और 6 छक 36, 6 पंचे 30, 3 बचेगा, 6 छक 36, 8 से 8 एकम 8, 8 सते 56। तो आप देखेंगे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई इसका आंसर आ गया। इस प्रश्न के लिए उत्तर 7 सेंटीमीटर मोटाई का वो टुकड़ा है। ये चीज आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस बेसिक फॉर्मूले मालूम हो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे वो कहेगा कि भाई एक घन है जिसका 6 सेंटीमीटर का घन है, और एक और घन है मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। अब वो आपसे कहेगा कि इन दोनों घनों का आयतन और आयतन का रेशियो बताइए, अनुपात बताइए। तो हम इस घन का आयतन, यहाँ पर मैंने घन माना, क्यों? तो घन का आयतन आप सभी जानते हैं कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, और यहाँ भुजा दिया गया है और भुजा की घात 3 मतलब 6 की घात 3, और ये होता है 216। चाहे आप गुणा करें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 की घात 3 को आप कहें 6 गुणे 6 गुणे 6, ऐसे लिख दीजिए। ऐसे प्रश्नों में ज्यादा अच्छा है। दूसरे घन का आयतन, दोनों घन है ना आपके, दूसरे घन का आयतन, इसी प्रकार से दूसरे घन का आयतन लिखेंगे तो वहां 3 सेंटीमीटर हो जाए, तो 3 की घात 3 मतलब उसको हम 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 बोल सकते हैं। अब इनका अनुपात, दोनों घनों के आयतन का अनुपात बताना है, तो ये वाला ऊपर ले लीजिए, बड़ा वाला 6 गुणे 6 गुणे 6 जिसका अनुपात बताना है, और 3 गुणे 3 नीचे ले लीजिए।
बस 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 से कट गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 अनुपात, और नीचे कुछ बचा नहीं तो 1। आप बोल देंगे कि 8 अनुपात 1 का अनुपात है, आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, घन के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा प्रश्न और बन सकता है, देखिए कि आपको ऐसे दे दिया जाए कि एक घन का विकर्ण दे दिया गया है, सपोज यहाँ पर आपका 5√3, और आपसे कहा कि इसका आयतन बताइए, या फिर आपसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए। तो अब आप बताइए, देखिए पहली बात तो आपको सूत्र मालूम होना चाहिए कि घन का विकर्ण का सूत्र होता है भुजा√3, भुजा गुणे √3, और यहाँ क्या दिया है 5√3। इसका मतलब अगर इसको इससे तुलना करें, घन का विकर्ण जो दिया है इससे अगर देखें तो यहाँ 5 गुणे √3, यहाँ भुजा √3 होता है, इसका मतलब भुजा की जगह 5 है। तो आपको इस घन की भुजा पता चल गई 5। अगर आप देखें यहाँ भुजा के साथ √3 है और यहाँ 5 के साथ √3 है, तो भुजा की जगह आप सीधे कंपेयर करें, तुलना करके देख सकते हैं, तो भुजा की जगह 5 आ गया। अब घन की भुजा मिल गया, कुछ भी पूछा जाए, मान लीजिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ऐसे करेंगे 6 गुणे 25, 25 छक्का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अगर इस घन का आयतन पूछता तो हम इसको बोलते भुजा की घात 3, क्योंकि घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3, तो 5 भुजा है ये, तो 5 की घात 3, 25 पंचे 125 सेंटीमीटर की घात 3। ऐसे इन प्रश्नों का उत्तर होता अगर ये घन के प्रश्न होते तो। घन आप सभी चीजें आपको चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ाया गया, इसलिए मैं अपनी तरफ से फिर भी मैंने क्वेश्चन करा दिया है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो चुका है। अब अगला नहीं, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है। 10 नंबर, यदि कमरे की लंबाई दी गई है 4 मीटर, चौड़ाई कमरे की 3.5 मीटर और ऊंचाई कमरे की 3 मीटर, ये दिया गया, और आपसे कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए जब 4 दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र आपसे पूछा जाए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में गुणे ऊंचाई। इसी में मान रख दीजिए 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह ये रख देंगे, तो 4 प्लस 3.5 रख देंगे, गुणे ऊंचाई की जगह 3 रख दिया जाएगा। 3 और 2 का गुणा हो जाएगा, 4 3 7.5 ये हो जाएगा, भाई जोड़ देंगे 4 और 3.5 को। अब बस गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 42 3 45, 6 पंचे 30 3, 6 सत्ते 42 3 45, एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 45, और ये सब मीटर में थे इसलिए मीटर स्क्वायर, क्योंकि कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताया गया, क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर में होगी। ये आंसर हो गया कमरे के 4 दीवारों के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया आपका 10 नंबर। अब आप 11 नंबर पे देखिए। 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न चित्र में कोण BCA बताइए। एक चित्र दिया है, वृत्त बना हुआ है, और इसमें से ये O है, और ऊपर कहीं आपको ये C लिखा है, ये A लिखा है, ये B पॉइंट है। ठीक है, ये आपको दिए गए हैं, और यहां से आपको एक यहाँ 40 डिग्री दिया गया। अब आपसे कहा गया यहाँ पर BCA बताना, मतलब ये वाला कोण का मान बताना है। तो अब आप देखिए, एक इसमें त्रिभुज आपको दिख रहा है OBA या OAB, है ना, त्रिभुज OBA में। आप इस त्रिभुज में अगर देखें तो आप ये बताइए, किसी भी वृत्त में अगर ये केंद्र को यहाँ मिलाते तो त्रिज्या कहलाता है, इसी केंद्र को इधर मिलाए तो ये भी त्रिज्या, और ये आपस में बराबर होते हैं, ये आपको हमेशा मालूम होता है। तो अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगा, बराबर होगा। और जब दो किसी त्रिभुज में कोई त्रिभुज ऐसे बन रहा हो, देखिए अंदर जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला आप देख रहे हैं OAB, इसमें ये वाला भाग ये भाग बराबर है, और त्रिभुज के अगर 2 भुजाएं बराबर हो तो उनके साथ यहाँ बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ अगर 40 बना है तो यहाँ भी 40 बन जाएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोण OBA ये वाला भी अपने आप 40 हो जाएगा। ठीक, ये आप रूल जानते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये वाला 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मालूम है कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज, यहां तीनों त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं, OAB प्लस OBA
प्लस AOB, इन तीनों को जोड़ करके 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। यहां पर OAB 40 है, OBA भी 40 हो चुका है ये वाला, इसको भी 40, प्लस ये AOB हमें पता नहीं है, इसको हम ज्ञात कर लेंगे, ये वाला अभी निकल आएगा। तो आप देखिए 40 40 80, AOB यहां पर 80 हो गया जोड़ के, अब ये 80 उधर जाएगा तो AOB का मान निकल आएगा 80 प्लस में उधर 180 में घट जाएगा जाकर के, और वो आएगा 100 डिग्री। आप देख रहे हैं यहां पर 100 डिग्री आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये 100 डिग्री आ चुका, मैं इसको हटा दे रहा हूं फिर से ताकि आगे का यहां तक आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अब आप देखिए यहां पर क्या है कि आपका 180 में 100 डिग्री आ चुका है। अब आपको बताना है कोण बी से। अब देखिए यहाँ के कोण और यहाँ के कोण में संबंध होता है। कोण BAC जिसको आपको बताना है, सॉरी BCA, कोण BCA ये हमेशा आधा होता है इस केंद्र पर बने कोण के। केंद्र का कोण क्या है? AOP। तो कोण BCA बराबर 1/2 गुणे ये आ चुका है 100, तो यहां रख दीजिए 100, 100 का आधा मतलब 50, तो ये उत्तर हो गया 50 डिग्री। ठीक है, ये उत्तर हो गया 50 डिग्री, यहाँ का कोण आ गया 50, आंसर हो गया। जितना कोण केंद्र पर यहाँ बनेगा वही उसका आधा यहाँ बनेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। वृत्त चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया गया आप लोगों को, आप सभी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप याद रखिए प्लेलिस्ट 2 प्रकार की प्लेलिस्ट है। चैनल में आप देखेंगे प्लेलिस्ट लिखा होता है। बहुत से बच्चे ढूंढ नहीं पाते, वो तैयारी अच्छे से कर नहीं पाते, बार बार पूछते हैं कि कोर्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको प्लेलिस्ट ढूंढना नहीं आता। तो आप चैनल पर जाइए, चैनल को सर्च करिए पहले यूट्यूब पर आशीष सर स्टडी जोन, उसके बाद उसमें आपको होम वीडियोस प्लेलिस्ट ऐसे लिखा मिलता है 3-4 चीजें। तो प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट में आपको दिखाई पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर में हमने थर्ड सेमेस्टर के लिए 2 तरह की प्लेलिस्ट बनाई है। एक प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज लिखा होगा और एक प्लेलिस्ट में आपके एग्जाम स्पेशल क्लासेस लिखा होगा। ये 2 प्लेलिस्ट मिला करके आपके बहुत सारे वीडियोस हैं, जिसमें इतना तैयार करने के बाद आपको और कोई चीज तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका सारा का सारा एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। आप लोग बार बार देखिए, ढंग से समझिए और सीखिए। ये आप सर्च करिए चैनल पर जाके और वहां पर देखिए बहुत सारे वीडियोस वहां बनाए गए हैं, आप उससे तैयारी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ सभी चैप्टर्स के लघु त्रिप्रश्नों पर ये जो सीरीज आपको दी जा रही है ये हो जाएगी। इसके पहले एक पार्ट और पढ़ा हुआ वो भी देख लीजिए और ये दूसरा पार्ट है। सब सारे के सारे चैप्टर जितने आपके 17-18 चैप्टर 19 चैप्टर जो भी हैं, सबके लघु त्रि प्रकार के प्रश्न इसमें कराए जा चुके हैं। चलिए देखते हैं, इसमें बोला गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब देखिए और इस पर एक बिंदु लीजिए। देखिए ये बहुत बेसिक चीज है, पटरी प्रकार की सहायता से आपको करना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखिए इसमें करना क्या होता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। वो आपको मालूम है कि प्रकार में आप पेंसिल लगा के 3 सेंटीमीटर लेके ऐसे वृत्त खींच लेंगे। तो सपोज आपने 3 सेंटीमीटर का ये वृत्त खींच लिया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का वृत्त आपने खींच लिया। अब इसके बाद ये कह रहा है कि आप क्या करें, इसमें एक बिंदु लें ए कहीं भी। तो मैं यहां नीचे ले लेता हूं एक बिंदु ए, और इस एक बिंदु ए से इस पर स्पर्श रेखा खींचे। देखिए आप याद रखें, स्पर्श रेखा हमेशा केंद्र के साथ, देखिए सबसे पहले पटरी और पटरी रख करके इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दीजिए। यहाँ पर ऐसे पटरी रखिएगा और इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दीजिएगा। यही 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है जो आपको बताया गया है। अब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना, और स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाती है। अब आपका काम होगा, ये जो रेखा है, केंद्र को अगर ओ नाम दे ले तो OA जो रेखाखंड है, इस पर 90 का कोण बना दीजिए बस। तो 90 का कोण कैसे बनता है, जैसे हमें इस पे कोण बनाना है 90 का, ये बिंदु O है और ये A है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और इस रेखाखंड के आधे से कम दूरी पर चाप खींचेंगे। यहाँ नोक रखेंगे और इस तरीके से चाप लगा देंगे इधर की तरफ या इधर की तरफ, कहीं भी लगा सकते हैं। फिर उसी दूरी से अब यहाँ पर नोक रखेंगे और पहला चाप लगाएंगे, फिर इस जगह नोक रखेंगे प्रकार की और आगे बढ़ के एक और चाप लगाएंगे। अब इन दोनों चाप वाले बिंदु जो यहाँ मिले हैं, इन पर नोक रखेंगे, पहले इस पर, इधर एक चाप, इस पर और इधर एक चाप, ये कट जाएगा और इसको पटरी से जोड़ देंगे, बस 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर काम करिए, आधे से कम दूरी लेकर के एक चाप खींचा, फिर यहाँ नोक रखेंगे प्रकार की, एक चाप और दूसरा चाप। ये 2 चाप जो मिलेंगे यहाँ पर, उनको यहाँ नोक रख करके इधर एक चाप, इससे रख करके इधर एक चाप, इस तरीके से ये। अब यहाँ पर पटरी ऐसे रखेंगे
और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाती हुई लाइन खींच देंगे, ये ऐसे जाएगी और यही स्पर्श रेखा है आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी स्पर्श रेखा बन जाएगी। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को 90 डिग्री 60 डिग्री ये सब कोण बनाने नहीं आते, वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कोण बनाना भी सिखाया है, वो वहां पर जाके फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाके भी सीख सकते हैं। देखिए, आपके डीएलएड के चारों जो सेमेस्टर हैं उसमें इतना मैथमेटिक्स है कि आप सारा मैथमेटिक्स हर एग्जाम के लिए आपका तैयार हो सकता है, बेसिक जिनको नहीं आता। बाकी मैं लेक्चर टेट सीटेट सुपर टेट के लिए अलग से दे रहा हूँ, सबकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट देखना आप लोग जरूर सीख लीजिए। बहुत से स्टूडेंट प्लेलिस्ट नहीं देखना जानते हैं, वो अक्सर मुझे मैसेज करते रहते हैं, मुझे सेंड कर दीजिए, प्लेलिस्ट भेज दीजिए, ये वीडियो भेज दीजिए, वो ढूंढ नहीं पाते। तो आप सब किसी भी चैनल में अपने घर वालों की हेल्प से, जिसको मोबाइल में थोड़ी जानकारी हो, उससे किसी भी चैनल की प्लेलिस्ट देखना सीखे। प्लेलिस्ट में सब कुछ इकट्ठे अवेलेबल होता है, आपको एक साथ सब कुछ मिल जाता है, पूरा कोर्स वहां पर पड़ा हुआ है। सीखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, खूब जम के एग्जाम की तैयारी करिए और अच्छे नंबर से पास होइए। आप सभी लोग वीडियोस जरूर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।